नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लोकेश कुमार कलाल, राजस्थान का भूगोल। और पहले अपन ने वीडियो में राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा था और फिर उसके बाद उसमें कुछ प्रश्नोत्तर भी अपन ने किए थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद अपन आज पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो जो अरावली की पर्वत श्रेणियाँ में प्राचीन ग्रेनाइट और निस के शैल हैं, जो अरावली की प्राचीन श्रेणियाँ हैं जो है उसमें प्राचीन ग्रेनाइट और निस के शैल भी सम्मिलित है, तथा उसी के साथ साथ दिल्ली और विंध्यन समूह के शैल भी इसमें मिलते हैं। कौन से? दिल्ली और विंध्यन समूह के शैल भी मिलते हैं। राजस्थान का विधिवत भूवैज्ञानिक अध्ययन जो किया था वह A.M. हेरोन ने किया था। राजस्थान का विधिवत भूवैज्ञानिक अध्ययन करने वाले विद्वान कौन थे? तो A.M. हेरोन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। राजस्थान का विधिवत भूवैज्ञानिक अध्ययन किया था तो किसने किया था? A.M. हेरोन ने किया था। बुंदेलखंड निस के शैल बैरोज घाटी में चित्तौड़ और भीलवाड़ा के मध्य लगभग 110 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैले हुए हैं। बुंदेलखंड निस के शैल जो है वो बैरोज घाटी में कहाँ पर? चित्तौड़ और भीलवाड़ा के मध्य लगभग 110 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। निस क्या होता है? एक परिवर्तित शैल है जो किस युग की होती है? आर्कियन युग की है, ठीक है। तो निस एक परिवर्तित शैल है जो आर्कियन युग से संबंधित है, ठीक है। बुंदेलखंड निस के शैल कहाँ पर मिलते हैं? बैरोज घाटी में, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में मिलते हैं। लगभग 110 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में इसका विस्तार है। अरावली महासमुंद का जो ऊपरी भाग है वो फाइलाइट शेल से बना है। ऊपरी भाग जो अरावली समूह है वह किससे बना हुआ है? फाइलाइट शेल से बना हुआ है और इसी के कारण ये मोटे वलन का निर्माण भी करता है, ठीक है। तो अरावली महासमूह का ऊपरी भाग किससे बना हुआ है? फाइलाइट समूह से बना हुआ है और इसी कारण जो है वो मोटे वलन का निर्माण भी हो रहा है। आगे नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। तो विंध्यन महासमूह के शैल जो है वो मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में मुख्य विंध्यन बेसिन में निच्छेदित हुए हैं और यह बेसिन उत्तर पूर्व के करौली और धौलपुर से लेकर दक्षिण पश्चिम में निम्बाड़ा और सुकेत तक फैली हुई है। विंध्यन महासमूह की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? करौली धौलपुर से लेकर के दक्षिण पश्चिम में निम्बाड़ा और सुकेत तक ये फैली हुई है, ठीक है। कौन से महासमूह की? विंध्यन महासमूह की। और विंध्यन महासमूह के समकालीन ही कुछ शैलों का निच्छेदन हुआ है जो दो पृथक बेसिनों में फैला हुआ है और पारीख ने उसे दो अलग अलग नाम दिए। एक तो नागौर क्षेत्र और दूसरा है बिरमानिया बेसिन। नागौर क्षेत्र जो है जोधपुर, पोखरण व उत्तर में गंगानगर, बीकानेर तक है और दूसरा जो है बिरमानिया क्षेत्र वह जैसलमेर के दक्षिण में है, ठीक है। तो पारीख ने उसे दो भाग बताए हैं, एक तो नागौर क्षेत्र और दूसरा बिरमानिया बेसिन, यानी उसी के समकालीन है। विंध्यन महासमूह के समकालीन जो शैल है उसका निच्छेदन यहाँ पर हुआ है। इसके बाद बात करते हैं बाप बोल्डर बैंड। बाप बोल्डर बैंड कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। और जोधपुर में एक गांव है बाप, वहाँ पर जो है वो पूराजीवी महाकल्प के परमियन कार्बोनिफेरस युग के गोलाश्म समस्तर जो कि तालचीर बोल्डर बैंड के समकालीन माने जाते हैं। जो बाप गांव है वहाँ पर जैसे जोधपुर जिले में, वहाँ पर पूराजीवी महाकल्प के परमियन कार्बोनिफेरस युग के गोलाश्म समस्तर प्राप्त हुए हैं जो कि तालचीर बोल्डर बैंड के समकालीन माने जाते हैं और ये इन्हें हिमवाहित माना जाता है, यानी हिम के द्वारा ये जो है गोलाश्म समस्तर लाए गए हैं, यानी एक तरह से गोल बड़े बड़े चट्टान पत्थर होते हैं, वह जो है वो बाप बोल्डर बैंड है। पूछा गया प्रश्न है बाप बोल्डर बैंड किस जिले में स्थित है? तो ये कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। इसके बाद भादुरा बालुकाश्म। भादुरा बालुकाश्म ये भी जो है वह जोधपुर जिले में ही स्थित है और बाप और भादुरा के मध्य दो गांव हैं, उनके मध्य में जो जीवाश्म युक्त बालुकाश्म यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। भादुरा और बाप गांव के मध्य में जीवाश्म युक्त बालुकाश्म यहाँ पर मिले हैं और ये सामुद्रिक अवस्था में इनका निर्माण हुआ है। इनका निर्माण कौन सी अवस्था में हुआ है? सामुद्रिक अवस्था में निर्माण हुआ है। और ये जो है भादुरा बालुकाश्म ये भी पुराजीवी महाकल्प के परमियन कार्बोनिफेरस युग से ही संबंधित
हैं। कौन से कल्प से संबंधित है? पुराजीवी महाकल्प से। कौन से युग के? कार्बोनिफेरस युग से ही संबंधित हैं। इसी के बाद अपन बात करें, राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग से विशाल सीमा भ्रंश गुजरता है। द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यहाँ से निकलता है। और कहाँ से कहाँ निकलता है? चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ के बेंगू और उत्तरी कोटा में यह अपन को स्पष्टतः दृष्टिगत होता है तथा पुनः ये सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में भी देखा जाता है। ठीक है, द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी विशाल सीमा भ्रंश जो है वो चित्तौड़गढ़ के बेंगू और उत्तरी कोटा में स्पष्टतः दृष्टिगत होता है। और उसके बाद ये कहाँ पर अपन को दिखाई देता है? सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में भी ये दिखाई देता है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशाल सीमा भ्रंश द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, कहाँ से? राजस्थान के दक्षिण पूर्व से चित्तौड़गढ़ बेंगू उत्तरी कोटा में दृष्टिगत होता है और बाद में कहाँ पर दृष्टिगत होता है? सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में यह दृष्टिगत होता है। इसके बाद आगे अपन देखें राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। तो राजस्थान के कुल कितने भौतिक प्रदेश है? 4 भौतिक प्रदेश है। कितने? 4 भौतिक प्रदेश है, जिसमें सबसे पहला है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा जो है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। उनको भी अपन देखें उप भागों में उनको बांट सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है उसको अपन देखें 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर। कौन सी? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर उसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। एक तो शुष्क है और दूसरा ये क्या है? अर्ध शुष्क है। अर्ध शुष्क, एक तो शुष्क, दूसरा कौन सा हो गया? अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को भी अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और दूसरा आता है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। एक तो बालू का स्तूप मुक्त और दूसरा हो गया बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। ठीक है, अर्धशुष्क मरुस्थल को अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया घग्गर क्षेत्र, दूसरा हो गया शेखावटी क्षेत्र, तीसरा नागौर क्षेत्र और चौथा है लूनी बेसिन। ठीक है, तो अर्धशुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। घग्गर क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, नागौर क्षेत्र और लूनी बेसिन। इस तरह अपन इसको अर्धशुष्क मरुस्थल को भी 4 भागों में बांट सकते हैं। अगला बात करें अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश। दूसरा जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश को भी अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और तीसरा है दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ठीक है, इसका अपन देखें पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी अपन 3 भागों में बांट सकते हैं मुख्यतः। एक तो बाणगंगा बनास बेसिन, चंबल बेसिन और तीसरा है छप्पन बेसिन या इसे अपन माही बेसिन भी कह सकते हैं। और अगला जो है चौथा वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है, उसे अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो लावा पठार और विंध्यन कगार भूमि। तो राजस्थान के जो कुल भौतिक प्रदेश है वो कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, मिश्रा ने उसे भौतिक प्रदेशों को, राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था, जिसके आगे अपन पढ़ेंगे कौन कौन से भौतिक प्रदेश थे। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। तो ये जो अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण किस तरह से हुआ है, तो एक सिद्धांत आता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जिसे वेगनर महोदय ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? वेगनर महोदय ने 1912 में ये सिद्धांत दिया था, जिसे कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। किसने दिया था? वेगनर ने। कब दिया था? 1912 में। क्या था इनका सिद्धांत? डिटेल से पढ़ते हैं। तो इनका ये सिद्धांत था कि जो वर्तमान में अपन को जो स्वरूप दिख रहा है महाद्वीपों का, जो अलग अलग हैं, तो ये पहले जो सभी महाद्वीप थे वो आपस में जुड़े हुए थे और एक वृहत भूखंड के रूप में स्थित थे, जिसे उन्होंने पेंजिया नाम दिया था। यानी ये पूरा एक वृहत भूखंड है। ये पूरा वृहत भूखंड है जिसमें सभी महाद्वीप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इस वृहत भूखंड को उन्होंने नाम दिया था पेंजिया। क्या नाम दिया था? पेंजिया नाम दिया था। और इसके चारों ओर क्या है स्थित है? सागर स्थित है। चारों ओर सागर स्थित है, जिसे उन्होंने नाम दिया था पैंथालासा नाम दिया था। तो ये जो है वो सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में समय के साथ इनका विभाजन हुआ और ये मुख्यतः 2 भागों में बढ़ गया।
कितने भागों में बढ़ गया? 2 भागों में। कार्बोनिफेरस युग में ये इसका विभाजन हुआ और ये 2 भागों में बढ़ गया। और जो 2 भाग कौन से? एक तो दूसरा, पहला भाग तो जो है लोरेशिया, और दूसरा जो भाग है वो गोंडवाना लैंड। लोरेशिया को अपन देखें अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जो भाग है वो कौन सा है? गोंडवाना लैंड। लोरेशिया जो भाग था उसमें अपन देखें उत्तरी अमेरिका, इसके बाद एशिया, यूरोप, आर्कटिक, उत्तरी भारत का कुछ क्षेत्र, ये जो था वो अंगारा लैंड का या लोरेशिया के भाग थे। और दूसरे जो है वो गोंडवाना लैंड, यानी दूसरे महाद्वीप जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, और इसके बाद अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो थे वह गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। और इन दोनों के भूखंडों के मध्य में एक सागर स्थित था जिसे टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। कौन सा सागर स्थित था? टेथिस सागर स्थित था। इसके बाद में धीरे धीरे अपन देखें ये लोरेशिया का भी विभाजन ट्रियासिक युग में इनको भी अलग अलग भागों में बढ़ गया था, और जुरेसिक काल में ये गोंडवाना लैंड भी जो है वो अलग अलग भागों में बढ़ गया और वर्तमान स्वरूप में ये धीरे धीरे आया था। तो इसी के संदर्भ में अपन देखिए राजस्थान में किस तरह की स्थिति है। तो राजस्थान के अपन देखिए 4 भौतिक प्रदेश है। कौन कौन से भौतिक प्रदेश है अपन ने पहले पढ़ लिया है। तो कौन कौन से भौतिक प्रदेश? पश्चिम मरुस्थलीय, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार। तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है अपने राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तारित है। कितने प्रतिशत भाग में? 61% भाग पर ये विस्तारित है। लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर पर खाली पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है, 2/3 भाग लगभग अपना जो है वो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का है। और यहाँ पर जो है राज्य की जनसंख्या का 40% निवास करती है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश की, तो ये 9% क्षेत्र पर फैला हुआ है और यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। तीसरा भाग जो है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश, यह 23% क्षेत्र पर फैला हुआ है और ये 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और चौथा भाग जो है दक्षिण पूर्वी पठार 7% क्षेत्र पर फैला है और यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि जो पेंजिया है वो 2 भागों में बट गया था, विशाल भूखंडों में बटा हुआ था। एक तो अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड में विभक्त था और इन दोनों के मध्य में क्या था? टेथिस सागर था। तो ये जो चारों भौतिक भाग है वो किसके अवशेष माने जाते हैं, किसके भाग माने जाते हैं? तो जो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है अपना, उत्तर पश्चिम जो मरुस्थलीय प्रदेश है और पूर्वी मैदान है, एक तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा जो है पूर्वी मैदान जो है वह किसके अवशेष माने जाते हैं? टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। किसके अवशेष माने जाते हैं? टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ कि जो नदियों थी, गंगा और यमुना जो नदियाँ थी, उनके द्वारा तलछट जो है वो उसके ऊपर जमा करा दिया गया। नदियों द्वारा तलछट के द्वारा यहाँ पाठ दिया गया है। दूसरी बात करें अरावली पर्वत जो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं से एक है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और राजस्थान का पूर्वी भाग जो गंगा यमुना नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है, पहले किसका भाग था? ये टेथिस सागर का ही भाग मानते हैं। और दक्षिण पूर्वी का पठार जो है वो भी गोंडवाना लैंड भूखंड का ही अवशेष माना जाता है। यानी एक तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान जो है वह है टेथिस सागर के अवशेष है, और अरावली पर्वत प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठार जो है वह गोंडवाना लैंड के पार्ट माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में अपन देखें तो क्या ऐसे साक्ष्य हैं जिसके वजह से अपन कहते हैं कि नहीं ये टेथिस सागर के ही अवशेष हैं, टेथिस सागर का है। अपन देखें यहाँ भाग था पहले, तो कौन कौन से ऐसे प्रमाणित करते हैं, सिद्ध करते हैं जिसकी वजह से अपन इसको टेथिस सागर के अवशेष मानते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ खनिज तेलों की उपलब्धता। क्या है सबसे पहला? खनिज तेल की उपलब्धता। अधिकतर अपन देखें जो खनिज तेल है वह तटीय क्षेत्रों पे ही मिलता है, सागर के तटीय क्षेत्रों पे मिलता है। तो ये जो थार के मरुस्थल में खनिज तेल की उपलब्धता ये साबित कर रही है कि जो यहाँ पर तेल मिल रहा है यानी पहले यहाँ पर कोई ऐसा समुद्र रहा होगा, सागर रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर खारे पानी की झीलों में सोडियम क्लोराइड की भी उपस्थिति मिली है। यानी अपन देखें सागरों का जल जो होता है उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है, और ये यहाँ पर जो झीलें मिली हैं जैसलमेर में और अपन देखें पश्चिम मरुस्थल में, वहाँ पर भी सोडियम क्लोराइड की मात्रा उपस्थित है। तो इससे यह साबित हो रहा है कि यहाँ पर पहले कोई समुद्र रहा होगा या सागर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद जैसलमेर जिले के मरुधरा में प्लिस्टोसिन युगीन
मत्स्य निक्षेपों की भी प्राप्ति हुई है, यानी मछलियों के निक्षेप भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। कौन से युग के? प्लीस्टोसिन युग के निक्षेप यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इससे भी ये साबित हो रहा है कि यहाँ पर ज़रूर कोई न कोई सागर था। और यहाँ पर आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर जिले में लकड़ी के जीवाश्म 18.5 करोड़ वर्ष प्राचीन भी मिले हैं। अतः निश्चित रूप से ये प्रारंभ यह मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं था। ठीक है, यहाँ पर लकड़ी के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं जो कि अत्यधिक प्राचीन है, यानी इससे ये साबित हो रहा है कि वास्तव में यह कोई मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं था पहले। यहाँ पर पहले अपन देखे कोई सागर विद्यमान था। और इसके बाद अपन देखिए थार के मरुस्थल में माइक्रोनिश चट्टानें भी मिलती हैं, जबकि सहारा में माइक्रोनिश चट्टानें नहीं मिलती हैं। यानी इस जो सिद्धांत आए हैं कि ये सहारा का भाग है, उसको भी नकार रहे हैं कि अपन देखें यहाँ पर माइक्रोनिश चट्टानें नहीं मिली हैं, जबकि यहाँ पर माइक्रोनिश चट्टानें मिली हैं, जबकि सहारा में ये चट्टानें नहीं प्राप्त होती हैं। इसके बाद 56 की पहाड़ियाँ, बाब बोल्डर बैंड, लिग्नाइट भंडार, गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो प्रमाणित करती है कि प्रारंभ में यह मरुस्थल नहीं था। तो ये सब जो बातें हैं, खनिज की उपलब्धता, मत्स्य निक्षेप, सोडियम क्लोराइड पाया जाना, लकड़ी के जीवाश्म पाए जाना, माइक्रोनिश चट्टानें पाए जाना, तो ये सभी साबित करते हैं कि यहाँ पर 33 सागर हुआ करता था, यानी ये 33 सागर के ही अवशेष हैं। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं इसके मरुस्थल के महत्व के बारे में। थार के मरुस्थल का क्या महत्व है? तीनों संदर्भ में अपन देखते हैं। एक तो इसको विश्व के संदर्भ में देखिए इसका क्या महत्व है, भारत के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, और राजस्थान के संदर्भ में इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विश्व के संदर्भ में इसका क्या महत्व है। तो यहाँ पर विश्व शक्ति ग्रह यानी सौर ऊर्जा उत्पादन संभावना, यहाँ पर विश्व में अपन देखिए सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना यहाँ पर मिलती है थार के मरुस्थल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। सर्वाधिक जैव विविधता भी कहाँ पाई जाती है? थार के मरुस्थल में ही मिलती है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? तो कौन सा मरुस्थल है? वो थार का मरुस्थल। और विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल भी कौन सा है? तो थार का मरुस्थल। तो ये इसके अपन देखिए विश्व के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अपन देखिए सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावना है। उसके बाद अपन देखिए जैव विविधता सर्वाधिक है सभी मरुस्थलों के तुलना में, और उसके बाद सर्वाधिक जनन घनत्व भी यहाँ पर मिलता है। इसके अपन देखिए भारत के संदर्भ इसका महत्व देखें तो यहाँ पर सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार है अप तटीय क्षेत्र के अलावा। सागरीय तट के जो बॉम्बे हाई क्षेत्र है, तट के समीप अंकलेश्वर, इन जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अलावा, तटीय क्षेत्रों के अलावा अपन देखिए सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार जो मिलते हैं वह थार के मरुस्थल में मिलते हैं। और यह भारतीय मानसून को नियमित करने का कार्य करता है। किस तरह? जब यहाँ पर अपन देखिए ग्रीष्म ऋतु होती है और मरुस्थल क्षेत्र में तापमान यहाँ पर अधिक होता है, और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर जो वायुदाब है वह निम्न होता है, और उस समय सागरों पर उच्च वायुदाब होता है। तो ये जो सागरों पर उच्च वायुदाब की जो पवनें होती हैं वह निम्न वायुदाब की ओर आकर्षित होती हैं। तो पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं और ये मानसून को लेकर के आता है। ठीक है, तो ये मानसून को नियमित करने में सहायक होता है, और पर्यटन की दृष्टि से भी वर्तमान में यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल अपन देखें रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्यटन अत्यधिक मात्रा में आते हैं। तो इस संदर्भ में अपन देखें भारत के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम भंडार मिलता है, मानसून को नियमित भी कर रहा है, और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद राजस्थान के संदर्भ में अपन देखें इसका महत्व, तो यहाँ पर बड़ा ऊर्जा उत्पादन का भंडार क्षेत्र है। ठीक है, यानी अपन देखें सौर ऊर्जा भी अत्यधिक मात्रा में उत्पादित हो सकती है। उसके बाद अपन देखिए पवन ऊर्जा के भी महत्वपूर्ण भंडार है। ठीक है, तो और अधात्विक खनिजों के विशाल भंडार भी यहाँ पर मिलते हैं। अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर अधात्विक खनिज भी मिल रहे हैं, और नहरों के कारण यहाँ पर कृषि क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है। पहले जो मरुस्थलीय क्षेत्रों को अपन देखे बंजर कहते थे, आज वहाँ पर नहरों का निर्माण होने लगा है, और नहरों के निर्माण के कारण अपन देखे वहाँ पर कृषि भी की जाने लगी है। तो ये सब अपन देखे राजस्थान के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन है, खनिजों के विशाल भंडार है, नहरों के कारण कृषि क्षेत्र में भी सुधार होने लगा है। तो ये अपन देखे थार का महत्व होता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश की, तो ये अपन को पता है किसके अवशेष हैं? 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं। ठीक है, 33 सागर के अवतलन से ही प्लीस्टोसीन युग में थार के मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। प्लीस्टोसीन युग में थार के मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। इसका जो विस्तार है वह 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। राज्य में थार के मरुस्थल का विस्तार कितना है? 1,75,000 वर्ग
किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वह है 640 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वह है 300 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 300 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत 12 जिले आते हैं। एक तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, बाड़मेर, सीकर, ये ऐसे 12 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पश्चिम मरुस्थल में कितने जिले आते हैं? 12 जिले। लेकिन वर्तमान में अपन देखें सिरोही जिले का कुछ क्षेत्र भी अपन देखें इसके अंतर्गत आ रहा है। वर्तमान में सिरोही जिले में भी इसका विस्तार हो रहा है, मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो 13 जिले अपन देखें इसमें आते हैं। एक तो मरुस्थली क्षेत्र अपन देखें सिरोही में भी बढ़ता जा रहा है। इसके बाद ढाल, इसके ढाल की बात करें, इसका ढाल जो है वो पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर है। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर है। जैसे अपन देखें लूनी नदी है, लूनी नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। उसके बाद अपन देखें इसका ढाल क्या है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। यानी अपन देखें यहाँ पर जो घग्गर नदी है उसका भी अपन देखें जो बहाव है वह उत्तर से दक्षिण की तरफ है। यानी उसका ढाल भी किस तरह है? पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर इसका ढाल है। और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वह 300 मीटर। उत्तर पूर्वी जो भाग है उसकी तो ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। और दक्षिण भाग है उसकी जो ऊंचाई है 150 मीटर है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण रहा है मानवीय क्रियाएं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न है मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है, तो ये क्या है? मानवीय क्रिया इसका महत्वपूर्ण कारण है। और उसके साथ ही अपन देखिए विशेषकर अनियंत्रित पशुचारण, विशेषकर अनियंत्रित पशुचारण जो है वह मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है। इसके अपन बात करें थार के मरुस्थल यानी पश्चिमी जो मरुस्थली प्रदेश है उसको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। ठीक है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो है शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थल। एक तो कौन सा है? शुष्क मरुस्थल और दूसरा कौन सा है? अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को भी अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र और दूसरा है बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र। बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र और दूसरा है बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र। अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन, इन 4 भागों में अपन इसको बांट सकते हैं। ठीक है, शुष्क क्षेत्र को 2 भागों में और अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं शुष्क मरुस्थल के बारे में। शुष्क मरुस्थल, ठीक है, शुष्क मरुस्थल अपन देखें कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर, इन क्षेत्रों में ये शुष्क मरुस्थल का विस्तार है। और यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। शुष्क मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, उसको अपन ने 2 भागों में बांटा था शुष्क मरुस्थल को। एक तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो अपन पहले पढ़ रहे बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। ठीक है, इसमें अपन देखिए मुख्य क्षेत्र कौन से? पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, उनके मध्य का जो भाग है वह नगी चट्टानों से युक्त है और इसे अपन देखिए बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र के मध्य है? पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर के मध्य ये स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें कुछ शब्दावलियाँ हैं जिसमें अपन देखें हम्मादा, मगरा, रेग, इसके बाद लाठी सीरीज, चांदन नलकूप, क्या चीज़ें? तो उसमें अपन देखें पोखरण, फलोदी और बालोतरा। पोखरण कहाँ पर? जैसलमेर में। फलोदी कहाँ पर? जोधपुर में। और बालोतरा बाड़मेर। इनके मध्य में पथरीला मरुस्थल जो है उसे हम्मादा कहते हैं। पथरीला मरुस्थल को क्या कहते हैं? हम्मादा कहते हैं। ठीक है, पथरीला मरुस्थल को हम्मादा कहा जाता है। और पोखरण और बालोतरा के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियों का समूह जो है उसे क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। पोखरण बालोतरा के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियों का समूह क्या कहते हैं? मगरा कहते हैं। ठीक है, मगरा विकास कार्यक्रम 2005-06 में अजमेर, पाली, राजसमंद में 5 जिलों में शुरू हुआ था। ठीक है, मगरा विकास कार्यक्रम। इसके अपन देखिए रेग क्या है? तो रेग क्या है? इन हम्मादा के चारों ओर, हम्मादा के
चारों ओर मिश्रित कंकड़ युक्त मरुस्थल, यानी इसके साथ रेत भी है और इसके बड़े बड़े अपन देखें कंकड़ भी होते हैं। तो मिश्रित कंकड़ युक्त मरुस्थल को क्या कहते हैं? रेग कहते हैं। हम्मादा के चारों ओर मिश्रित कंकड़ युक्त मरुस्थल क्या कहलाता है? रेग कहलाता है। ठीक है। इसके बाद बात कर रहे हैं लाठी सीरीज की। पोखरण से लगाकर मोहनगढ़ के मध्य, पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य त्रियासिक युगीन अवसादी चट्टानों का निक्षेप है जिसमें भूगर्भीय जल पाया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? लाठी सीरीज कहते हैं। चूना पत्थर की चट्टानें भी यहाँ पर स्थित है और भूगर्भ में जल भी पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? लाठी सीरीज कहा जाता है। ठीक है। कौन से युग की है ये? अवसादी चट्टानें ट्रियासिक युग की हैं। उसके बाद बात करें चांदन नलकूप, इसी के मध्य अपन देखिए एक चांदन नलकूप इसे स्थित है जिसे थार का गड़ा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? थार का गड़ा कहते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं, इनको थोड़ा विस्तृत देखें। हम्मादा क्या है? तो एक पथरीला चट्टानी मरुस्थल जो बालोतरा, फलोदी और पोखरण के मध्य स्थित है। बालोतरा फलोदी के मध्य क्या है? चट्टानी या पथरीला मरुस्थल क्या कहलाता है? हम्मादा। सीज क्या है? तो सोलर एनर्जी इंटरप्राइज जोन, यानी हम्मादा में अपन देखें तापमान क्या होता है? अधिक होता है, और तापमान अधिक होता है तो वो सौर ऊर्जा का उत्पादन वहाँ पर अधिक हो सकता है। तो इसीलिए अपन देखें यहाँ पर सीज की स्थापना की जा रही है, यानी हम्मादा क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावना के कारण यहाँ पर सीज की स्थापना की जा रही है। ठीक है। सोलर एनर्जी इंटरप्राइज जोन की स्थापना की जा रही है। मगरा क्या है? तो मगरा बालोतरा से पोखरण के बीच क्या है? अवशिष्ट पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? मगरा कहलाती है। मगरा विकास कार्यक्रम कब चला? 2005-06 में। कौन कौन से जिलों में? अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में। अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़ और राजसमंद में ये मगरा विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 2005-06 से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रेग। रेग क्या है? तो हम्मादा के चारों ओर स्थित मिश्रित कंकड़ युक्त मरुस्थल को क्या कहते हैं? रेग कहते हैं, यानी रेत के साथ क्या होता है? कंकड़ होते हैं, तो उसे मिश्रित कंकड़ युक्त मरुस्थल को क्या कहा जाता है? रेग कहा जाता है। लाठी सीरीज में अपन ने पढ़ लिया था। ट्रियासिक युगीन अवसादी चट्टानों का जमाव है जो मीठे जल भंडार की पट्टी और स्टील व ग्रेड चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और ये यहाँ पर सेवन घास की प्रचुरता पाई जाती है। सेवन घास यहाँ पर अधिक मिलता है जो कि प्रोटीन युक्त होती है। तो ये क्या है? लाठी सीरीज है। इसके बाद बात करते हैं चांदन नलकूप की। तो लाठी सीरीज क्षेत्र में ही ये स्थित है और पेयजल आपूर्ति के कारण इसे थार का गड़ा भी कहते हैं। पेयजल आपूर्ति के कारण मीठा जल यहाँ पर मिलता है और उसी पेयजल आपूर्ति के कारण इसे क्या कहा जाता है? थार का गड़ा कहा जाता है। किसको? चांदन नलकूप को। इसके बाद मांड। मांड क्या है? यानी इस क्षेत्र को, जो जैसलमेर क्षेत्र है, उसे पहले मांड भी कहते थे। ठीक है। और वल्ल भी कहते थे। वल्ल या मांड कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर मांड जाति का निवास हुआ करता था और इसी के कारण इसे मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? मांड कहते हैं, और वल्ल भी इसका नाम था। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ये तो हो गए बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब अपन पढ़ रहे हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो शुष्क मरुस्थल का वह प्रदेश जो रेत के टीलों से गिरा हुआ बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहलाता है। ठीक है। यानी ये क्या है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है जहाँ पर बालू का स्तूप मिलते हैं और यह अपर्दन और निक्षेपण का प्रतिफल होते हैं। ठीक है। यानी जब मिट्टी अपन देखें एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, अपवाहन होता है। ठीक है। अपर्दन होता है एक तरह से, तो अपन देखें उसका कटाव होता है, और निक्षेपण यानी जब उसको एक मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और उसका जमा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। तो ये जो स्थलाकृतियाँ बनती है स्तूप बन रहे वो अपर्दन व निक्षेपण का ही प्रतिफल होती है। और मरुस्थलीय प्रदेश में लगभग 60% बालू का स्तूप पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण है। कितने प्रतिशत भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं? 60% भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और मरुस्थल में निम्न बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अलग अलग बालू का स्तूप है। ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ रहे अनुदैर्घ्य या पवनानुवृत्ति या रेखीय बालू का स्तूप। कौन सा? अनुदैर्घ्य, पवनानुवृत्ति या रेखीय बालू का स्तूप। यानी रेगिस्तानी क्षेत्र है जहाँ पर मंद की तीव्र गति से हवा चल रही है और जैसे ही हवा कम पड़ती है, मंद पड़ने लग जाती है, तो वहाँ पर जो बालू होती है वो अपने साथ लेकर आती है और उसका एक जगह जमाव कर देती है।
तो उसे अपन कहते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य, पवनानुवृत्ति या रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। ये पवन की दिशा के क्या होती है? समानांतर होती है, और पवन की गति के मंद होने से ये क्या होता है? निर्मित होता है। ठीक है, जैसे पवन चल रही है और बालू अपने साथ लेकर चल रही है, और जैसे ही पवन की गति कम होती है, धीमी पड़ जाती है, तो बालू का जो है वो जमाव कर देती है, और इसके कारण जो बालू का स्तूप बनता है उसे कहते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। ये जो सर्वाधिक कहाँ पर मिलते हैं? जैसलमेर में, बीकानेर में, सूरतगढ़, गंगानगर में मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात करें, जब अपन देखें पवन चल रही है और पवन के साथ अपन देखें बालू भी आ रही है, और कुछ बीच में अवरोध आ जाता है, और बीच में अवरोध होने के कारण वह अपन देखें अर्ध गोलाकार के रूप में बालू का जमाव कर देता है, और इस जमाव के कारण अपन देखें जो बालू का स्तूप बनता है वह बनता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। यानी पवन की दिशा के समकोण पर कोई पवन के मार्ग में अवरोध आ जाता है, तो उससे जो निर्मित होता है बालू का स्तूप उसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। ये जो सर्वाधिक मिलते हैं बाड़मेर में और जोधपुर जिले में मिलते हैं। ठीक है, पवन की दिशा के समकोण पर पवन के मार्ग में अवरोध आने से निर्मित बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। इसके बाद बात करें बरखान की। बरखान की अपन देखें, बरखान या इसे अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं। जब अपन देखें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण होता है और उसमें अपन देखें मध्य में भंवर उत्पन्न होने लग जाता है, वायु का भंवर उत्पन्न होता है। वायु के भंवर उत्पन्न होने के कारण अपन देखें उसकी जो आकृति है वह अर्धचंद्राकार हो जाती है। यानी इधर मध्य में भंवर उत्पन्न होता है और उसकी आकृति क्या हो जाती है? अर्धचंद्राकार हो जाती है। तो इस बालू का स्तूप को कहते हैं बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं। यह अधिकतर कहाँ पर देखने को मिलते हैं? मंथा नदी, सीकर में। ठीक है, इसके बाद भालेरी गांव, चूरू में। मंथा नदी बेसिन जो सीकर में, ठीक है, भालेरी गांव, चूरू में। यानी शेखावटी क्षेत्र में अधिकतर बरखान देखने को मिलते हैं। ठीक है, बरखान क्या है? तो अपन देखें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का ही विकसित होता है। इसके मध्य में भंवर उत्पन्न होने के कारण इसकी आकृति जो है वह अर्धचंद्राकार हो जाती है, उसे ही कहा जाता है बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। और जब ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है वो जब छोटा हो जाता है, यानी एक तरह से सिंह नुमा उसकी आकृति हो जाती है, तो उसे सीप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सीप कहते हैं। जब बरखान की आकृति जो है वह छोटी हो जाती है और एक सिंह नुमा उसका आकार हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीप कहा जाता है। नेक्स्ट अपन देखें शब्र काफिस। शब्र काफिस बालू का स्तूप भी होते हैं। ठीक है, शब्द थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन ये भी क्या है? बालू का स्तूप का ही रूप है। पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, बालू का स्तूप निम्न RS में पूछा गया प्रश्न, निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? ठीक है, उसको ध्यान में रखना है कौन कौन से बालू का स्तूप हैं। तो शब्र काफिस बालू का स्तूप क्या है? तो जब झाड़ियाँ होती है रेगिस्तानी क्षेत्रों में, उन झाड़ियों पर बंदे के बालूका का जमाव हो जाता है। जब एक और उसका बालूका का जमाव हो जाता है तो उसे अपन कहते हैं शब्र काफिस कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्र काफिस। यानी मंद गति से झाड़ियों के एक और निर्मित, कितनी और निर्मित होता है? एक ही और इसका निर्माण होता है। और ये नवरचंद्राकार जो बालू का स्तूप है शब्र काफिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शब्र काफिस कहते हैं। और ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? बीकानेर जिले में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये भी क्या होता है? झाड़ियों में ही उसका निर्माण होता है। यहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं उस पर अपन देखिए उसका बालूका का जमाव हो जाता है चारों ओर। ठीक है, तो उसके बालूका का अपन देखिए अलग अलग बहुमुखी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग मुख होते हैं, और इसे अपन देखिए बहुमुखी बालू का स्तूप भी कहते हैं। किसको? पैराबोलिक बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? बहुमुखी बालू का स्तूप भी कहते हैं। तो झाड़ियों के सहारे विकसित बहुमुखी बालू का स्तूप जो है वो क्या कहलाता है? पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाता है। और सर्वाधिक ये जो है वो बीकानेर जिले में बनते हैं। सर्वाधिक कहाँ पर बनते हैं? बीकानेर जिले में। यानी शब्र काफिस का ही विकसित रूप क्या होता है? पैराबोलिक बालू का स्तूप। तारानुमा, जब यही बालू का स्तूप का आकार जो है वो बिल्कुल क्या हो जाता है? तारे के समान हो जाता है। क्या होता है? तारे के समान इसका आकार हो जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, ये अपन ने सभी बालू का स्तूप के प्रकार पढ़ लिए। कौन कौन से बालू का स्तूप के प्रकार है? तो अपन ने पहले देखा अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, दूसरा अपन ने देखा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान, इसके बाद शब्र काफिस, पैराबोलिक बालू का स्तूप व तारानुमा बालू का स्तूप। ये सभी अपन ने बालू का स्तूप के प्रकार देख लिए। अब अपन पढ़ेंगे अन्य
स्थल रूप जो है अपन देखें रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें अर्घ या ईर्घ। अर्घ या ईर्घ वनस्पति रहित। अर्घ ईर्घ की बात करें तो वनस्पति रहित क्षेत्र में मंद गति पवन संचलन से निर्मित उर्मिकाओं से युक्त मरुस्थल जो है उसे क्या कहते हैं, अर्घ या ईर्घ। ये अर्घ या ईर्घ होता है। ठीक है, इसका जो ऊपरी भाग होता है उसे टीला कहते हैं। ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, टीला। और जो इसमें मध्य वाला जो भाग होता है उसे धोरे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, धोरे कहते हैं। अर्घ का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, टीला कहलाता है। और मध्य का जो भाग होते हैं उनके मध्य के भाग उसे क्या कहते हैं, टीले कहते हैं। इसके बाद अपन देखिए बात करें दरियन की, तो दरियन क्या होता है, भ्रमणशील बालू का स्तूप। यानी जब एक बालू का स्तूप है और उस तेज़ हवा चलती है तो उसका जो अपन देखिए स्थान जो है वो परिवर्तित होकर दूसरे स्थान पर हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, भ्रमणशील बालू का स्तूप कहलाता है। और इन भ्रमणशील बालू का स्तूप के जो मध्य का मार्ग होता है उसे कहा जाता है कारवा या घासी। ठीक है, इन बालू का स्तूपों के मध्य का जो भाग है क्या कहलाता है, कारवा या। दो बालू का स्तूपों के मध्य के भाग स्थित मार्ग को क्या कहते हैं, कारवा या घासी कहते हैं। छत्रकशिला, छत्रकशिला की बात करें अपन देखें तो ये जो है छत्रकशिला, यानी इस समय अपन देखें कुछ चट्टानें होती है और चट्टानों को अपन देखें उसकी आकृति जो है वो चाते नुमा हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, छत्रकशिला। में क्या होता है कि ऊपर की तरफ जो होती है वो चट्टान कठोर होती है और जो बीच में लंबवत रूप में होती है उसमें अपन देखें कोमल चट्टान होती है, तो उसकी वजह से अपन देखें इधर क्या होता है, कटाव हो जाता है। तो एक तरह से छत्रकशिला का निर्माण होता है। तो ये अपने देखे राजस्थान में थार मरुस्थल में बहुत कम दिखाई देती है छत्रकशिला, और ये चाते के नुमा आकृति होती है। ओएसिस या मरुद्यान उच्च भूमिगत जल स्तर वाले क्षेत्र में अल्प जो वनस्पति होती है उसे कहते हैं ओएसिस या मरुद्यान। उच्च भूमिगत जल स्तर वाले क्षेत्रों में अल्प वनस्पति का आवरण क्या कहलाता है, ओएसिस या मरुद्यान कहलाता है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। प्लाया, प्लाया अपन देखिए वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु होती है पहाड़ी क्षेत्र में अपन देखें तो वहाँ वर्षा ऋतु का जो जल है अपन देखें एकत्रित हो जाता है पहाड़ी क्षेत्र के नीचे, और इस जो जल होता है वह अपन देखें अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। ज़्यादा समय तक अपन देखें वहाँ जल नहीं रहता है, तो जो अस्थायी झीलें बनती है उसे कहा जाता है प्लाया कहा जाता है। और ये जो सर्वाधिक प्लाया झीलें बनती है वो कहाँ बनती है, जैसलमेर ज़िले में बनती है। प्लाया झीलें सर्वाधिक कहाँ बनती है, जैसलमेर ज़िले में बनती है। ये क्या होती है, अस्थायी होती है। और उसके अपन देखें उसके साथ जो अपन देखें जल, वर्षा के जल के साथ अपन देखें कंकड़ पत्थर भी पहाड़ी क्षेत्र से नीचे आते हैं, और इस कंकड़ पत्थर के जो जमा होता है उसके पास में उसे अपन देखें बजादा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, बजादा कहा जाता है। और प्लाया के सूखने पर जो निर्मित मैदान है उसे बालसन कहते हैं, और जो प्लाया झील सूख जाती है उस पर जो निर्मित मैदान होता है उसे क्या कहा जाता है, बालसन कहा जाता है। टाट या टाट ये मरुस्थल की अस्थायी झीलें हैं, और इसमें डिडवाना, सांबर और पंचपदरा आदि आते हैं। ये मरुस्थल की क्या होती है, अस्थायी झीलें होती है। और टाट के सूखने पर जो निर्मित दलदली भूमि है उसे रन कहते हैं। टाट के सूखने पर निर्मित जो दलदली भूमि उसे क्या कहते हैं, रन कहते हैं। जैसे बाप रन जोधपुर में, पोखरण जैसलमेर में, तो ये क्या कहलाते हैं, रन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये प्लाया क्या होती है, अस्थायी झीलें होती है, जबकि टाट या टाट क्या होती है, सॉरी प्लाया जो होती है वो क्या होती है, अस्थायी झीलें होती है, और टाट या टाट क्या होती है, अस्थायी झीलें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अर्धशुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल के बारे में बात करें तो इसे अपन देखें 4 भागों में बांटा था। अभी तक अपन ने शुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ लिया, और शुष्क मरुस्थल को अपन ने मुख्यतः 2 भागों में बांटा था। एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, और इसके कुछ अन्य स्थल रूप के बारे में भी अपन ने पढ़ा। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं अर्धशुष्क मरुस्थल में, जिसपे सबसे पहला जो है वह है घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन, इसमें मुख्यतः अपन देखिए श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले मुख्य आते हैं। ठीक है, और घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। घग्गर नदी क्या कहा जाता है, मृत नदी कहते हैं। और हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के शुष्क घाटी को नाली कहा जाता है। घग्गर नदी की शुष्क घाटी को क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। और हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी निर्मित मैदान जो है पाट कहते हैं।
उसके द्वारा जो मैदान निर्मित होता है उसे क्या कहा जाता है, पाट कहा जाता है। और यह चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पाट जो है वो चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सेम समस्या यहाँ पर अपन देखें, इंदिरा गांधी नहर जो है वह यहाँ से जा रही है और इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में अपन देखें जल रिसाव की मात्रा अत्यधिक है। इसके कारण ये जो भूमि है वो दलदली हो जाती है और जिसमें केशिकाकर्षण क्रिया से भूमिगत लवण धरातल पर जमा हुए मिट्टी के इस अपरदन से जो है वो सेम समस्या होती है। यानी जब अपन देखें केशिकाकर्षण क्रिया होती है जिसके कारण जो भूमि के अंदर जो लवण की मात्रा होती है वो धरातल पर आ जाती है और धरातल पर आने के कारण अपन देखें अपरदन की समस्या होती है और उसे अपन देखें सेम समस्या कहते हैं। और ये सर्वाधिक सेम समस्या से ग्रसित जो गाँव है वो है बोड़ोपल गाँव, जो गंगानगर में स्थित है, वो सर्वाधिक सेम समस्या से ग्रसित गाँव है। और इसका अपन देखिए महत्वपूर्ण उपचार जो है वो जिप्सम का प्रयोग करके इस सेम समस्या से निपटा जा सकता है। ठीक है, घग्गर क्षेत्र बेसिन अपन देखे गंगानगर और हनुमानगढ़, इस क्षेत्र को पहले योद्धे भी कहते थे। किस नाम से जानते थे, योद्धे, योद्धे क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं इस क्षेत्र को। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण शब्द मृत नदी, किस नदी को कहा जाता है, घग्गर नदी को कहा जाता है। नाली किसे कहते हैं, तो घग्गर नदी की शुष्क घाटी को क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। पाट यानी घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है, पाट कहलाता है। सेम समस्या किस भौतिक प्रदेश की समस्या है, तो घग्गर बेसिन की, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, सेम समस्या में क्या था, इंदिरा गांधी नहर जा रही है, वहाँ पर अपन देखे जल जा रहा है तो जिसके कारण जो भूमि दलदली हो जाती है। दलदली अधिक होने के कारण जो वहाँ पर केशिकाकर्षण क्रिया होती है और इसके कारण जो भूमिगत जल के कारण जो लवण की मात्रा जो नीचे थी वह ऊपर की ओर भूमि पर आ जाती है, जिसके कारण अपन देखिए ये सेम समस्या होती है। ठीक है, और सेम समस्या का उपचार क्या है, तो मात्र अपन देखिए जिप्सम के प्रयोग से उसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अगले प्रदेश में, शेखावटी प्रदेश, जिसे अपन देखिए बांगर प्रदेश भी कहते हैं और ये आंतरिक प्रवाह बेसिन क्षेत्र है। ठीक है, शेखावटी प्रदेश मुख्यतः उसे किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसमें महत्वपूर्ण जिले कौन से, शेखावटी के क्षेत्र सीकर, सीकर, चूरू और जुझनू। सीकर, चूरू और जुझनू ये इसके महत्वपूर्ण जिले हैं। इसमें अपन देखें तोरावटी में अपन देखें सीकर जिले में कांतली नदी द्वारा निर्मित, कौन सी नदी निकल रही है, कांतली नदी के द्वारा जो निर्मित मैदान है उसे क्या कहा जाता है, तोरावटी कहा जाता है। और यहाँ पर तंवर राजवंश का क्षेत्राधिकार होने के कारण इसे तोरावटी भी कहते हैं। ठीक है, कांतली नदी के द्वारा निर्मित मैदान जो है वो तोरावटी कहते हैं और उसे तंवर राजवंश का वहाँ पर क्षेत्राधिकार था, इसलिए भी इसे तोरावटी कहा जाता है। बीड़ क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी पूछा जा चुका है। बीड़ क्या है, तो शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। किसको, घास के मैदान को, किस क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदान को बीड़ कहा जाता है। इसके बाद जोहड़ जो होते हैं वो कच्चे कुएं को वहाँ पर क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। नाड़ा या नाड़ी यानी पक्के जो कुएं होते हैं उसको नाड़ा या नाड़ी कहते हैं। यानी छोटे जो तालाब होते हैं उसे सर कहते हैं, छोटे तालाब को क्या कहते हैं, सर कहते हैं। जोहड़ तो पक्के कुएं को कहते हैं, नाड़ा या नाड़ी पक्के कुएं को, इसके बाद सर जो है वो छोटे तालाब को कहते हैं। बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू का सीमावर्ती जो भाग है उसे थल्ली कहा जाता था। क्या कहा जाता था, थल्ली। बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों का सीमावर्ती भाग जो है वो क्या कहलाता है, थल्ली कहलाता है। पंचपाणे, शेखावटी की 5 जागीरों या ठिकाने जो वर्तमान में झुंझुनू जिले में स्थित है उसे पंचपाणे कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचपाणे। ठीक है, 5 ठिकाने हैं, एक तो मलसीसर, मंडावा, गुडलोद, इसके बाद बिसाऊ और नवलगढ़। ठीक है, 5 ठिकाने कौन कौन से, मलसीसर, मंडावा, गुडलोद, बिसाऊ और नवलगढ़, ये 5 ठिकाने हैं और इसी के कारण इसे क्या कहते हैं, पंचपाणे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें अगला प्रदेश, नागौर उच्च भूमि। कौन सा है, नागौर उच्च भूमि है और ये कहाँ पर विस्तारित है, नागौर और बीकानेर जिलों में विस्तारित है। कहाँ पर विस्तारित है, नागौर और बीकानेर जिलों में विस्तारित है। ठीक है, यहाँ पर कुछ श्रेणियाँ पाई गई हैं जिसमें अपन देखें नागौर जिलों की अवशिष्ट पहाड़ियाँ को क्या कहते हैं, श्रेणियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशिष्ट पहाड़ियों को श्रेणियाँ कहते हैं, जिनमें मुख्य कौन सा है, एक तो मकराना शैली। ठीक है, मकराना श्रेणी।
ठीक है। उसके बाद मांगलोद श्रेणी और तीसरा है जायल श्रेणी। मकराना श्रेणी अपन को पता है किसके लिए प्रसिद्ध है, सफ़ेद मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। मकराना श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है, सफ़ेद मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद मांगलोद श्रेणी जो है वह जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। मांगलोद श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। और जायल श्रेणी जो है वो फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। नागौर व पुष्कर अजमेर के मध्य, नागौर व अजमेर के मध्य के कुछ क्षेत्रों में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा होने के कारण इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कहते हैं। कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कहते हैं। किसके मध्य, नागौर व अजमेर के मध्य क्या पाया जाता है, सर्वाधिक फ्लोराइड पाया जाता है। फ्लोराइड अत्यधिक पाया जाता है, जिसकी वजह से अपन देखें वहाँ लोगों के अपन देखें कुबड़ रोग भी हो जाता है। ठीक है, कुबड़ रोग होने के कारण उसे कुबड़ पट्टी भी कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, बांका पट्टी कहते हैं। क्या कहा जाता है, बांका पट्टी भी कहा जाता है। आ चुका है प्रश्न, बांका पट्टी कहाँ पर स्थित है, तो नागौर अजमेर के मध्य बांका पट्टी स्थित है और इसी को कुबड़ पट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हार्डपन, नागौर से बीकानेर के मध्य त्रिभुजाकार भूमिगत जिप्सम का जमाव जो है वह क्या कहलाता है, हार्डपन कहलाता है। यानी जिप्सम का कठोर रूप से वहाँ पर जमाव है नागौर और बीकानेर के मध्य, उसी के कारण उसे क्या कहा जाता है, हार्डपन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट अपने लूनी बेसिन या गोडवार बेसिन। महत्वपूर्ण पॉइंट है लूनी बेसिन या गोडवार बेसिन। प्रश्न यहाँ से सीधा पूछा गया है गोडवार बेसिन के बारे में कि गोडवार बेसिन जो है वह कौन से प्रदेश में स्थित है। 4 ऑप्शन थे, शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल, पूर्वी मैदान या हाड़ौती का पठार। तो कौन से बेसिन में स्थित है, कौन से प्रदेश में स्थित है, तो ये अर्धशुष्क मरुस्थल में स्थित है। ठीक है, लूनी बेसिन को ही क्या कहा जाता है, गोडवार बेसिन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गोंड राजवंश का क्षेत्राधिकार था। किसका क्षेत्राधिकार था, गोंड राजवंश का क्षेत्राधिकार था, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहलाया, गोडवार कहलाया। कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं, नागौर, पाली, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, इन क्षेत्रों में विस्तारित है। कौन कौन से जिले, नागौर, पाली, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, इन जिलों में ये विस्तारित है। 56 पर्वत यहाँ पर स्थित है, जिसमें बालोतरा से सिवाना के मध्य 56 गुंबदाकार पहाड़ी जो है उसे क्या कहते हैं, 56 पर्वत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, 56 पर्वत कहते हैं। और ये जो पर्वत है वो ग्रेनाइट और रायोलाइट से संपन्न है। किससे संपन्न है, ग्रेनाइट व रायोलाइट से संपन्न है। और यहीं पर नाकोड़ा भैरव मंदिर भी स्थित है। किसका मंदिर स्थित है, नाकोड़ा भैरव मंदिर भी स्थित है। और इसलिए इसे नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। और 56 पर्वत पर एक स्थान स्थित है, पिपलूद गांव या हल्देश्वर महादेव, जहाँ पर पश्चिमी राजस्थान का आर्द्र स्थान है, इसीलिए इसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू भी कहते हैं। मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं, तो पिपलूद घाव को कहते हैं। ठीक है, या हल्देश्वर महादेव जो है उसे क्या कहते हैं, मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सांचौर राजस्थान का पंजाब कहलाता है। लूनी व उसकी अन्य जो 4 सहायक नदियाँ हैं वो उससे निर्मित होने के कारण उसे राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। नेहड़ क्या है, तो लूनी नदी द्वारा निर्मित दलदली भूमि को बाड़मेर जालोर जिले में, कहाँ पर, बाड़मेर जालोर जिले में इसे क्या कहते हैं, नेहड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण शब्द है इसमें लूनी नदी या गोडवार बेसिन में। ठीक है, 56 पर्वत, नाकोड़ा पर्वत, सांचौर, नेहड़। ठीक है, इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे अरावली पर्वत के बारे में नेक्स्ट वीडियो।